मेरे को लोग बोलते हैं, कहते हैं पहले हमें पुलिस से डर लगता था, अभी हमें डॉक्टरों से डर लगता है। इतनी बददुआएं लेते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। होम्योपैथी को जैसे ही एक इंसान सुनता है, सबसे पहले उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो बहुत स्लो वर्क करती है। बिल्कुल भी नहीं। जो एलोपैथिक सिस्टम होता है, इसमें आप बार बार दवाई खाते हो। अब बार बार दवाई छोड़ने के लिए आपको ऑल्टरनेटिव सिस्टम ही बचाता है, जिसके अंदर होम्योपैथी इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ऐसा तो नहीं है कि जैसे एलोपैथिक फास्ट रिजल्ट देती है, अब होम्योपैथिक भी उसी स्पीड से आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक में स्टेरॉइड्स यूज होने लग गए हैं। डॉक्टर आपके साथ चीट कर रहा है तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। बेसिक मतलब कि एक्सरसाइजेस योगा में कौन कौन सी जो एक डेली लाइफ में हर एक पर्सन को तो करनी ही चाहिए। आजकल योगा को लोग एक्सरसाइज समझते हैं। योगा करना मतलब एक्सरसाइज करना। वो जो योगा का जो एक्सरसाइजेस वाला पार्ट है ना, वो इसका थर्ड पार्ट है। मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या होता है उनमें, या फिर आपकी फैमिली में जब कोई बीमार होता है तो आप पहले एलोपैथी को यूज करते हो या फिर होम्योपैथी को यूज करते हो? ये सच बताना। मैं बताती हूँ, मेरा अपना बेटा उसकी MBBS हो चुकी है। होम्योपैथी में ऐसी कौन सी डिसीज है या कोई भी जो बीमारी है वो सिर्फ जिसका इलाज होम्योपैथी में ही है? ऐसी मैं एक कितनी लंबी लिस्ट दे सकती हूँ। कौन कौन सी? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है पॉडकास्ट फॉर यू बाय फिल्मी केव। सो आज का ये पॉडकास्ट हमारा हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पे रहेगा, हेल्थ के रिलेटेड मुद्दों पे रहेगा और होम्योपैथी के जो मिथ्स हैं मार्केट में लोगों के मन में कि होम्योपैथी को लेके जो डाउट्स हैं और मिथ्स हैं उनको आज ये पॉडकास्ट में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं, मैम हरविंदर कौर जी। स्वागत है मैम आपका इस शो में। थैंक यू सो मच। सो पहले तो मैम अपना एक ब्रीफ इंट्रो हमारे व्यूअर्स को दीजिए। सत श्री अकाल। मेरा नाम डॉक्टर हरविंदर कौर है। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, एक योगा ट्रेनर भी हूँ और पिछले 20 साल से मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन। मेरे पास हर तरह के पेशेंट होते हैं जो मेरे क्लिनिक पे आके भी मेडिसिन लेते हैं और ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने कभी आज तक देखा नहीं, जो इवन इंडिया में भी नहीं रहते। 20 साल से मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो मैम, आप होम्योपैथी को जैसे ही एक इंसान सुनता है, सबसे पहले उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो बहुत स्लो वर्क करती है। जी बिल्कुल भी नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी बीमारी कितनी पुरानी है। जो एलोपैथिक सिस्टम होता है वो उस बीमारी के लिए बना है जो जैसे अभी आपको सडनली हुई और वो आपकी जानलेवा भी हो सकती है। जैसे कोई इमरजेंसी है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, आपको कोई एक्सीडेंट हुआ, तो आपको इमीडिएटली एलोपैथिक मेडिसिन चाहिए। वो आपको इमीडिएटली ठीक करेगी आपकी जान को। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो होती हैं वो एलोपैथी में होती हैं, राइट। लेकिन जब बहुत पुरानी बीमारियां आती हैं, पुरानी बीमारी कौन सी होती है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आप दवाई खा रहे हो, ठीक हुई, जब आप दवाई छोड़ देते हो वो वापस हो जाती है, तो उसे हम क्रॉनिक डिजीजेस में कंसिडर करते हैं। तो जब पुरानी बीमारी जो आपके पास कई सालों से आपको तंग कर रही है, फॉर एग्जांपल माइग्रेन है, आर्थराइटिस है, PCOD है, ऐसी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस है। पुराना जुकाम, एक सिंपल जुकाम जो लोगों को इतना तंग करता है, जो एलर्जी की वजह से होता है, ये इसमें आप बार बार दवाई खाते हो। अब बार बार दवाई छोड़ने के लिए आपको ऑल्टरनेटिव सिस्टम ही बचाता है, जिसके अंदर होम्योपैथी इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अगर आपकी बीमारी पुरानी है, उसको आपने जड़ से दूर करना है, आपको परमानेंट क्योर चाहिए, तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा टाइम लेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे अरसे तक आपको खानी पड़ेगी। कुछ ही हफ्तों में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। द बेस्ट पार्ट इज आपकी जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो आपकी छूट जाती है। तो मतलब कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में एलोपैथी ही हमें यूज करनी चाहिए। हमें अपना डॉक्टर चूज कैसे करना चाहिए? आपकी बीमारी के हिसाब से। अगर आपको एक्यूट डिजीज है, तुरंत आपको आराम चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको हाई फीवर है, ठीक है, तो आपको एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको पुरानी कोई एक बीमारी जो आपको कई महीनों से तंग कर रही है और डॉक्टर की दवाई से आप कुछ
घंटे ही ठीक रहते हो तो आपको ऑल्टरनेटिव सिस्टम में जाना चाहिए। मतलब कई बार ऐसे भी होता है कि मेडिसिन इंसान लेता है तो ठीक रहता है, हाँ जैसे ही जी। वो मेडिसिन को छोड़ा तो दोबारा वो प्रॉब्लम। इसमें मैं आपको बताऊं, जो होम्योपैथी की डिस्कवरी की थी वो एक एलोपैथिक डॉक्टर ने ही की थी, क्योंकि उन्होंने, वो जर्मन बेस्ड एक डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, उन्होंने देखा कि मेरे क्लिनिक पे जो पेशेंट आते हैं, जब दवाई देता हूँ बहुत सारी बीमारियों में, नॉट ऑल डिजीजेस, देयर आर सो मेनी डिजीजेस कि मैं जब तक दवाई दे रहा हूँ तब तक पेशेंट ठीक है, जब मैं दवाई बंद कर देता हूँ पेशेंट वापस आके कहता है डॉक्टर साहब मैंने तो फिर हो गया या मैं फिर बीमार हो गया। तो उन्होंने ही ओनली इन्वेंटेड होम्योपैथी कि देयर शुड बी सच टाइप ऑफ मेडिसिन जो पेशेंट मेरे को हमेशा के लिए ठीक करे, वो बार बार मेरे पास सेम बीमारी के लिए ना आए। सो अगर आपको बार बार कोई बीमारी होती है तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के, आजकल के जो डॉक्टर है होम्योपैथी के, वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं। पहले, आज से अगर मैं 30 साल पीछे जाऊं तो क्वैक्स होते थे, यानी जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती थी। लेकिन अब जो डॉक्टर्स आते हैं उनकी 5-6 साल प्रॉपर उनकी स्टडी होती है, कोर्स होता है, उसके बाद ही वो डॉक्टर बन पाते हैं। सो आप जब भी जाओ किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। मैम कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे एलोपैथिक फास्ट रिजल्ट देती है, अब होम्योपैथिक भी उसी स्पीड से आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि होम्योपैथिक में स्टेरॉइड्स यूज होने लग गए हैं कि जिसकी वजह से रिजल्ट है वो फास्ट होने हो गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर कोई डॉक्टर आपके साथ धोखा कर रहा है उसका तो कुछ भरोसा नहीं है। अदरवाइज होम्योपैथी, अगर आपको कोई प्योरली होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहा है तो वो कभी भी स्टीरॉइड्स नहीं देगा। तो अगर कोई डॉक्टर आपके साथ चीट कर रहा है तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। मेडिसिन सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही होम्योपैथी है। अगर आपने स्टीरॉइड्स ही खाने हैं तो फिर एलोपैथी में ही खा सकते हैं, क्योंकि एलोपैथिक डॉक्टर अगर आपको स्टीरॉइड्स दे रहा है तो वो बिल्कुल एक्यूरेट डोज देगा और वो ग्रेजुअली उसको फिर कम भी करेगा और बंद भी करेगा। होम्योपैथिक डॉक्टर अगर फ्रॉड से आपको स्टीरॉइड दे रहा है तो आपको नहीं पता कौन सी डोज दे रहा है, राइट? सो बेस्ट इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ उसको बोलो मुझे प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, मुझे पता हो, जैसे मैं अपनी मेडिसिन देती हूँ प्रिस्क्रिप्शन के साथ, उसमें विद नेम ऑफ ऑल द मेडिसिन्स कि अगर, और अच्छी कंपनी यूज़ कीजिए। अगर आप किसी कंपनी की दवाई दे रहे हो तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको स्टीरॉइड मिले। अब जैसे हर एक होम्योपैथिक में वो वाइट सी जो गोलियां हम बोल देते हैं, हाँ, पहले होती थी, अभी वाइट नहीं होती। Okay. अभी आप हैरान होगे सुन के कि अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स, अमेजिंग हेयर केयर प्रोडक्ट्स, ये सारे होम्योपैथी में आते हैं। मेरे पास जितना पेशेंट है सारा ब्यूटी जिनको चाहिए ना, मतलब अंदर से ब्यूटी चाहिए, स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए, सारा वही पेशेंट है। एंटी एजिंग मेडिसिन होती हैं कि आप ज़्यादा देर तक यंग रह सको, खास करके गर्ल्स या लेडीज़ जो होती हैं उनको होता है, ब्यूटी कॉन्शियस बहुत होती हैं आजकल, तो लड़के भी बहुत हैं, राइट? सो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कॉस्मेटिक्स होम्योपैथी में आते हैं। अब कॉस्मेटिक्स भी सारे के सारे आपको होम्योपैथी में मिलेंगे। सो पहले की टाइम में और अब की टाइम में, अब एडवांस जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो समटाइम्स ऑफ कोर्स एक टाइम आएगा जो एलोपैथी को पीछे छोड़ सकता है। तो अभी आपको क्या लगता है मैम कि कारण क्या है? जैसे आपने बोला कि टाइम आएगा कि एलोपैथी को पीछे छोड़ सकता है, तो अभी मतलब आपके अकॉर्डिंग होम्योपैथी पीछे चल रही है? पीछे तो इसलिए उसका चल कारण रही क्या है, मैं रीजन बताती हूँ। पीछे इसलिए चल रही है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स सिर्फ एलोपैथी में है। दैट्स द रीजन व्हाई एलोपैथी इज नंबर 1 सिस्टम ऑफ मेडिसिन। जब किसी पेशेंट को इमरजेंसी है, मतलब वो इंस्टेंट हाँ, ठीक कर देते हैं। अब इमरजेंसी है, जैसे बोलते हैं ना इमरजेंसी विभाग हॉस्पिटल में बोला जाता है, इमरजेंसी विभाग होम्योपैथिक डॉक्टर तो नहीं खोल सकता ना। सो जब आपकी जान के बारे में आता है, उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना। क्रॉनिक डिजीजेस को तो आप उससे सफर हो ही रहे हो, उसको तो झेल सकते हो, क्योंकि वो ग्रेजुअली आपको ट्रबल करती हैं। जो इमरजेंसी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होती है, वो ग्रेजुअल नहीं होती, वो इतनी सिवियर। फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन के पेशेंट को जब पेन होता है, वो लेबर पेन से भी ज़्यादा गंदा पेन होता है, तो उसको इंस्टेंट आईवी इंजेक्शन पेन किलर चाहिए, तो दैट कैन बी गिवन बाय एन एलोपैथिक डॉक्टर। सो एलोपैथी, दैट इज़ द रीज़न वो नंबर 1 रहेगी। पर जब हज़ारों लाखों पुरानी बीमारियों की बात आती है, फॉर एग्जांपल स्किन प्रॉब्लम्स, आप चाहे फॉरेन चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको स्किन का परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
आप पूरी उम्र एंटी एलर्जिक टैबलेट्स पे रहते हो, नहीं तो उसके बाद डॉक्टर स्टीरॉइड्स पे रख देता है, फिर आप परेशान हो जाते हो स्टीरॉइड्स के एडवर्स इफेक्ट्स के साथ। मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं, 100 पेशेंट अगर आ रहा है तो 90 पेशेंट मेरे पास वही होता है जो सब जगह से परेशान होकर हमने वहां से दवाई खाई, हमने यहाँ से दवाई खाई, चलो फिर अब हम होम्योपैथिक खा के देख लेते हैं। तो पेशेंट फिर हमसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है कि मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करा लिया, अब आप देखो आप ठीक कर सकते हो कि नहीं कर सकते। मतलब फॉर अस, हमारे लिए हर पेशेंट एक चैलेंज है। ऐसा क्या है होम्योपैथिक में जो एलोपैथिक में नहीं है? ऐसा क्या है? मतलब कोई स्पेशल सॉल्ट है उसमें? जैसे होम्योपैथी में, एलोपैथी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वो सवाल नहीं पूछते आपसे, थोड़ी सी बात करके फटाफट दवाई दे देते हैं। हम इसमें अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फीमेल आती है सिर्फ फेस पिगमेंटेशन के लिए, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर तीसरी चौथी लेडी को फेस पे पिगमेंटेशन है, जिसे हम मेलाज्मा भी बोलते हैं, हिंदी में झाइयाँ बोलते हैं, राइट। इसका कहीं चले जाओ इलाज नहीं है, लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं अपने फेस पे पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए। अब वो स्किन के डॉक्टर के पास जाएगी, वो सिर्फ ऑइंटमेंट्स दे देगा, क्रीम्स दे देगा, फेस वॉश दे देगा और प्रोसीजर्स के लिए बोलेगा और घर भेज देगा। वही पेशेंट मेरे पास आएगी या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आएगी, वो सर से लेके पाँव तक, वो उससे मैं कम से कम 50 सवाल पूछूंगी। तुम्हारा साइकिल कैसा है, तुम्हारा डाइट कैसा है, तुम्हारा लाइफस्टाइल कैसा है, तुम्हें स्ट्रेस तो नहीं रहता, तुम्हें कोई हार्मोनल इश्यू तो नहीं है, बिकॉज जो स्किन है इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंट सिस्टम, राइट। स्किन को बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती हैं। अगर आपका खाना ही अच्छा नहीं है, या आप डिप्रेस्ड रहते हो, या आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब है, यू आर एनीमिक, आपके अंदर खून की कमी है, तो आपकी स्किन कैसे अच्छी होगी। सो होम्योपैथी में यही खास है कि वो आपकी बीमारी का कारण ढूंढने की कोशिश करती है। जब बीमारी का कारण दूर हो जाएगा, डेफिनेटली बीमारी अपने आप दूर हो जाएगी। अब जैसे एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन ले लें, हर एक मेडिसिन के अगर हम गूगल पे सर्च करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जरूर दिए होते हैं, तो ऐसे होम्योपैथिक की मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं? होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं, वैसे तो नहीं होते। जैसे बच्चे क्या करते हैं, मम्मियों की दवाई खा जाते हैं, तो मम्मी घबरा के फ़ोन करेगी, ओ डॉक्टर साहब मैं तोड़ी दवाई मेरा बच्चा खा गया, कुछ होगा तो नहीं इसको। तो ऐसा कुछ नहीं। मीन्स अगर आप सही तरीके से दवाई खाओगे तो आपको वो रिजल्ट देगी। अगर आप उसको बार बार खाओगे या सारी एकदम में मीठी गोली समझ के खा जाओगे तो उसका कुछ भी। तो 99% केसेस में जो इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, 1% केस में होते हैं, वो डॉक्टर की मिस्टेक से होते हैं। अगर आप अच्छे किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो 100% देयर आर नो साइड इफेक्ट्स। तो आपने मैम आपको जैसे आपने बताया कि 20 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, आपको माइंड में कैसे आया या कहाँ से आया कि मुझे ये फील्ड चूज करनी है? क्योंकि उस टाइम पे तो मेरे ख्याल से होम्योपैथी जैसे आज के टाइम पे तो फिर भी लोग फिर भी बिलीव कर रहे हैं थोड़ा बहुत, बट 20 साल पहले अगर हम जाएं तो उस टाइम तो कोई भी बिलीव नहीं करता था। मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं? नहीं, बिल्कुल सच बोलो। सच बोलूं तो उस टाइम में मेरे को जहाँ एडमिशन मिली मैंने ले ली, राइट। उसके बाद जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे को जेलस होती थी, हाय मेरे को दूसरा डॉक्टर बनना चाहिए था ना, सर्जन बनना चाहिए था, कुछ ऐसा बनना चाहिए था। मेरे को BDS करना था, मुझे डेंटल सर्जन बनना था, तो उसमें एडमिशन नहीं मिली तो इसमें मिल गई। ओके चलो बन गए डॉक्टर। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी तो मैंने किसी ऐसे सेटअप में आर्मी में स्टार्ट करी प्रैक्टिस इनिशियली, जहाँ पे हर एक डॉक्टर बैठता था। जैसे एक रूम में एलोपैथिक डॉक्टर, एक रूम में होम्योपैथिक डॉक्टर, एक रूम में आयुर्वेदिक डॉक्टर, तो डेज होते थे हम सबके। सो मतलब मैंने आर्मी में बहुत साल काम किया है, राइट। सो जब मैंने देखा कि धीरे धीरे सबसे ज़्यादा पेशेंट मेरे से ठीक होते थे, तो मुझे आई स्टार्टेड फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो मेरे को एलोपैथिक डॉक्टर ना बड़ा ऐसे टोंट मारते थे कि सानू भी पेशेंट दे दिया करो, थोड़े पेशेंट साढ़े वास्ते भी छाड़ दिया करो। अब मेरे पास क्यों आते थे पेशेंट? क्योंकि पेशेंट ठीक होते थे, और बेस्ट पार्ट पेशेंट को लगता था होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, चलो ये नुकसान नहीं करती, ये दवाई खाते हैं। सो फिर स्लोली आई स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट कि मैंने सही चूज़ करा। मैंने ये जो पैथी में मैं हूँ, मैंने सही चूज़ करा है। अब मेरे कितने सारे ऐसे नोन मेरे एलोपैथिक डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव्स हैं जिनके पास
खूब सारे ऐसे पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर हरकौर के पास चले जाओ, हमारे पास क्या लेने आए हो। तो उनको भी मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो चुका है कि नहीं, ये होम्योपैथी ज़्यादा अच्छे से ठीक कर सकती है। सो कुछ एलोपैथिक डॉक्टर तो नहीं भेजते, बट आजकल बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर ऐसे हैं जो खुद भी दवाई ले लेते हैं होम्योपैथी की। जैसे गायनी की मैं बात करूं, आजकल लेडीज़ को गायनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। स्ट्रेस की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड, पीसीओडी और भी बहुत सारी गायनी इश्यूज़ होते हैं। सो आप मानोगे नहीं, मेरे पास गायनी की ही डॉक्टर, जिनको ये ऑब्वियसली एज है तो प्रॉब्लम्स होंगी, हम सबको होती हैं, तो उनको जब ये इश्यू स्टार्ट हुए तो उन्होंने एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई। उनको पता है उसमें हार्मोनल टैबलेट्स खानी पड़ेंगी, सिंथेटिक हार्मोन्स खाने पड़ेंगे, उससे मोटे हो जाएंगे। सो मोटा होना कोई भी लेडी नहीं चाहती आज की, है ना, आजकल के ज़माने में। सो उन्होंने होम्योपैथी को चूज़ करा। सो आई नो सो मेनी गायनी डॉक्टर्स जो होम्योपैथी प्रेफर करते हैं। उनको लगता है कि अच्छा अगर नहीं ठीक होगा तो वी कैन टेक एलोपैथी। सो अभी नाउ द थिंग्स आर चेंज्ड। तो क्या स्ट्रेस और एंजाइटी, डिप्रेशन, इन चीज़ों के भी जी इसके भी होते हैं, क्योंकि इसमें होम्योपैथी में हम माइंड के बहुत सारे सिम्टम्स लेते हैं। पेशेंट का माइंड कैसा है, कुछ पेशेंट तो बातों बातों में ही पता चल जाता है कि इसकी नेचर कैसी है। मैं आपको एक बड़ी हंसी वाली बात सुनाती हूँ। जैसे एक हस्बैंड वाइफ मेरे क्लिनिक पे आए, तो मैंने वाइफ के सिम्टम्स ले रही थी, हम उसको केस टेकिंग बोलते हैं अपनी भाषा में। तो आई आस्क्ड दैट लेडी कि आपको गुस्सा आता है। सो इट वाज पार्ट ऑफ माय केस टेकिंग। तो वो कहती नहीं नहीं मेरे को तो गुस्सा नहीं आता। तो हस्बैंड कहते तेरे को गुस्सा नहीं आता। वो दोनों इतना लड़े आपस में इसी बात पे। वो कहता इतना तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा होता है, तो घर पे ऐसे करती है। तो मैंने उनको बड़ा शांत करा, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, दिस वाज पार्ट ऑफ माय केस टेकिंग। तो मैं तो जस्ट एक पूछ रही हूँ। तो उसके बाद अब जब भी कोई हस्बैंड वाइफ मेरे क्लिनिक पे आता है तो मैं बड़ा सोच समझ के मैं ये सवाल पूछती हूँ कि ये एक माइंड का सिम्टम है कि आप एग्रेसिव, जैसे कई लेडीज, ज़्यादातर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। सो उसे मूड स्विंग्स भी बोलते हैं। सो आप लोगों को बता दूँ सो आप कैसे कोप अप करोगे तो आपको पहले पता होना चाहिए। तो होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं वो ज़्यादातर किस पर्पस के लिए आते हैं? ज़्यादातर मेरे पास फीमेल्स आती हैं। हार्मोनल, मैंने जैसे बोला आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यंग गर्ल्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। मुझे अगर मैं 15 साल पीछे जाऊं तो मेरे पास यंग गर्ल्स नहीं आती थी अपनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स को लेके। जो आता था वो कौन सा क्राउड आता था? 40 प्लस में क्या होता है? मीनोपॉज, मतलब जो हार्मोनल अगेन इम्बैलेंस होता है, तो वो क्राउड आता था। अभी ज़्यादा आता है यंग गर्ल्स। यंग गर्ल्स, उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है हमारे भारतवर्ष में हर चीज़ में मिलावट है। बोल सकती हूँ ये कि नहीं बोल सकती? बिल्कुल। सच कह रही हूँ। आप जो दूध पी रहे हो उसके अंदर इंजेक्शंस लगे हुए हैं, राइट? मेरे को जब कोई पीसीओडी की गर्ल पूछती है मैम दूध पी लूँ, पी सकती हूँ, तो मैं बोलती हूँ बिना इंजेक्शन वाला दूध मिलता तो पी लो। कहती वो कहाँ से मिलेगा, राइट? वो जो इंजेक्शन लगे होते हैं एनिमल्स को, वो हार्मोन्स होते हैं, वो आपके अंदर गया, उसका इफेक्ट, आपके अपने हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद स्ट्रेस कितना है आजकल, कंपटीशन, हमारा जितना यूथ है वो सारा बाहर जा रहा है। जितनी गर्ल्स बाहर गई हुई हैं सब गर्ल्स को पीसीओडी है। सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस। सो स्ट्रेस है, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट। जो गर्ल्स जंक फूड खाती हैं उनको पक्का पीसीओडी होना ही होना है। जो न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेती, लेट नाइट सोना, पूरा टाइम मोबाइल टिक 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 टिक, राइट? सी, मोबाइल ऐसी चीज़ है, आप उसको फ़ायदा भी उठा सकते हो, आप उससे बीमारियां भी ले सकते हो। इट्स इन योर हैंड। सो ये सबसे बड़े 2, 4, 5 कारण हैं जिसकी वजह से यंग गर्ल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। सो अब पीसीओडी के लिए जब वो एलोपैथी में जाते हैं, दे गेट ओनली सिंथेटिक हार्मोन्स, जिसकी वजह से मुंह पे बाल आना। फिर वो लेज़र करवाती हैं। आजकल जो सैलून वाले या डॉक्टर्स लेज़र करते हैं, उनके पास पेशेंट्स की भरमार है। अब क्यों लेज़र करवाना पड़ रहा है? इतना सारा मुंह पे बाल आ रहा है, क्यों आ रहा है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। सो इतनी सारी रीजंस हैं। अगर हम खुद चाहें, जैसे मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है
तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम्हारा 50% एफर्ट चाहिए इसमें ठीक होने के लिए। ये मैं मैजिक नहीं कर सकती कि मैं तुम्हें दवाई दूँ तुम्हारा कल पीसीओडी ठीक हो जाए। तुम्हारा डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो भी एक कारण है कि हम पूरा दिन बैठे रहते हैं या पढ़ते रहते हैं, कार में ही गए, मूवमेंट नहीं है बॉडी की। सो आप थोड़े एफर्ट, फिजिकल एक्टिविटी अगर आपकी होगी, खुश रहना, अच्छी डाइट लेना और सही टाइम पे दवाई लेना, आप पूरे ठीक हो जाओगे। सो पीसीओडी और बाकी बहुत सारे हार्मोनल इश्यूज जैसे थायराइड की प्रॉब्लम, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको पता होगा कि हर तीसरी चौथी लेडी को आजकल थायराइड हो रहा है। ये भी स्ट्रेस की वजह से है। थायराइड क्या है? ये भी हमारे हार्मोन्स की गड़बड़ी है। इससे आपने देखा होगा मेजॉरिटी जो लेडीज़ होती हैं वो थोड़ी हेल्दी होती हैं, ओबीस होती है ना। सो जंक फूड भी एक कारण है, लैक ऑफ एक्सरसाइज भी एक कारण है और हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स में एलोपैथी में लोग नहीं जाते, ज़्यादातर ऑल्टरनेटिव सिस्टम में जाते हैं। सो होम्योपैथी में आना लोग पसंद करते हैं कि इससे हमें 3 to 4 months के अंदर अंदर हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो मैम ऐसा होम्योपैथी में ऐसी कौन सी डिसीज़ है या कोई भी जो बीमारी है वो सिर्फ जिसका इलाज होम्योपैथी में ही है, एलोपैथिक में नहीं है, ऐसी कोई डिसीज़ है? ऐसी मैं एक कितनी लंबी लिस्ट दे सकती हूँ, बहुत सारी। कौन कौन सी? पहले तो स्किन डिजीजेस, नंबर 2 एलर्जीज, बार बार एलर्जीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऑल हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, पीसीओडी, फाइब्रॉइड। अब फाइब्रॉइड की बात करें, बहुत सारी लेडीज़ को आजकल फाइब्रॉइड है। 10 लेडीज़ को मैं जो 30+ हैं, मैरिड और अनमैरिड, उनका मैं अल्ट्रासाउंड कराऊं, 10 में से 7 लेडीज़ को फाइब्रॉइड डिटेक्ट होगा। ठीक है। सो फाइब्रॉइड का एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? सर्जिकल ट्रीटमेंट। बीमारी होती है कोई भी, उसके 2 तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, नंबर 1 मेडिसिनल ट्रीटमेंट, नंबर 2 सर्जिकल ट्रीटमेंट। सो कभी भी कोई सर्जरी प्रेफर नहीं करेगा, राइट। सो फाइब्रॉइड का एलोपैथी में सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है या हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं होता। सो आजकल अवेयरनेस है, लोग पढ़े लिखे हैं, फट से लोग गूगल पे सर्च मार लेते हैं, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, साथ ही गूगल में सर्च मारते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, ओके, साथ ही बोलते नहीं ये तो बेकार दवाई है, ये नहीं लेनी। फिर वो ढूंढते अच्छा सा होम्योपैथी डॉक्टर जो कहीं इंस्टाग्राम पे फेमस हो मेरे जैसा, और मतलब कोई भी, या जैसे रेफरेंस से भी आते हैं पेशेंट, जैसे किसी ने दवाई ली, उसने कहा वहाँ पे चले जाओ, समथिंग लाइक दैट। तो लोग प्रेफर करते हैं। अब पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करते हैं हम? फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसको पता है मेरा फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ, उसके बाद 2 months के बाद दोबारा अल्ट्रासाउंड कराते हैं जस्ट पेशेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए, और उसको दिखाते हैं कि देख पहले तेरे फाइब्रॉइड ऐसा था, अब तेरे फाइब्रॉइड नहीं है। सो ऐसी कितने सारे सर्जिकल केसेस हैं। फॉर एग्जांपल किडनी स्टोन हमारी मेडिसिन से 20 दिन के अंदर बाहर आता है। मेरा एक पेशेंट था, वो बेचारे को किडनी स्टोन डिटेक्ट हुआ, डॉक्टर के पास गया, 30,000 का पैकेज था स्टोन निकालने का, उसने 30,000 खर्चा, हफ्ता 10 दिन बेचारे ने कष्ट सहा सर्जरी के बाद। उसके बाद अभी ठीक ही हुआ, दूसरी किडनी में स्टोन हो गया, फिर से पेन हुआ, तो उसकी वाइफ ने बोला इस बार हमने वहाँ नहीं जाना, हम होम्योपैथी में जाएंगे। तो दे केम टू मी, मैंने उसको दवाई दी। कितने की दवाई दी? 400 रुपये की। 400 रुपये की दवाई में 5 दिन के अंदर उसका स्टोन निकल गया। तो वो इतने पेशेंट मेरे पास भेज रहा है अभी, सारे किडनी स्टोन के पेशेंट, किडनी स्टोन सी। सो अब अगर वो डॉक्टर ही इसको बोलता, जिस डॉक्टर के पास वो 35,000 खर्च के गया कि यार ऐसे कर, तू पहले होम्योपैथिक आगे देख ले, अगर ना निकला तो मेरे पास आ जाइयो, बट कभी भी नहीं भेजेगा एलोपैथी का डॉक्टर, कभी भी नहीं भेजेगा। बहुत रेयर डॉक्टर होते हैं जो भेज देते हैं, जैसे मेरी नॉन गायनी की हैं डॉक्टर्स, वो भेज देती हैं कि पहले डॉक्टर हरकोर के पास चली जाओ, ना आराम आया तो फिर सर्जरी करा लेना। जैसे बच्चेदानी रिमूव कराने के लिए बोला जाता है हैवी मेंसेस की वजह से, जिन लेडीज़ का 40+, 50+ एज हो जाता है, तो बोलते कि रुक जाओ, पहले दवाई खा कर देख लो। मेरी एक नॉन है जलंधर हाइट्स में, डॉक्टर है, उनका हस्बैंड खुद सर्जरी करता है। हस्बैंड ने बोला मंडे को आ जाना, तेरी मैं यूट्रस रिमूव करूँगा। शी वॉज हैविंग हैवी मेंसेस, तो उसने बोला नहीं मेरे को, वो जलंधर हाइट में एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, मेरे को बोला है मेरे को 1 महीना दो। मतलब उनके घर का सर्जन है, उनके पैसे भी नहीं खर्च होने, तब भी डॉक्टर, उस लेडी डॉक्टर ने अपने यूट्रस रिमूव नहीं कराया। टॉन्सिल्स होते हैं बच्चों में जो कि रिमूव करके फेंक देते हैं,
बच्चों को बार बार बुखार होता है, गला दर्द होता है, टॉन्सिलाइटिस जिसे बोलते हैं, होम्योपैथी में दवाई के साथ ठीक हो जाता है, क्योंकि टॉन्सिल्स का काम होता है हमें बीमारियों से बचाना। टॉन्सिल एक हमारा शरीर की आर्मी है जो आपको दुश्मनों से बचाती है। अब आप आर्मी को उखाड़ के फेंक दोगे तो वो बच्चा सारी उम्र बीमार रहेगा। सो टॉन्सिल्स का हमारे अगेन होम्योपैथी में दवाई से पेशेंट ठीक हो जाता है। सो ऐसे मैं आपको सैकड़ों बीमारियां गिना सकती हूँ जिसमें हमारी गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव ले, हमारे जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो इनिशिएटिव ले कि नहीं, पेशेंट का अगर वेलफेयर सोचें कि पेशेंट के पैसे बचा लें या पेशेंट को तकलीफ़ कम हो कि पहले इसको अल्टरनेटिव सिस्टम में भेज दें, ना आराम आएगा तब हम इसकी काट फाट करेंगे, तब सर्जरी करेंगे। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पहले इतने पैसे जमा कराइए, वो कीजिए, ऐसे ही बोला जाता है ना, सच्चाई है। मेरे को लोग बोलते हैं, कहते पहले हमें पुलिस से डर लगता था, अभी हमें डॉक्टरों से डर लगता है। ये सच बात है। क्लिनिक पे मेरे पास ऐसे ऐसे लोग किस्से सुनाते हैं डॉक्टर्स के, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप पैसे के साथ दुआएं भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल के डॉक्टर्स दुआएं नहीं लेते, इतनी बददुआएं लेते हैं मैं आपको बता नहीं सकती। पेशेंट की मजबूरी है डॉक्टर के पास जाना, मरता क्या नहीं करता, राइट? बिल्कुल। तो इसके पीछे जैसे कि लोग होम्योपैथी को छोड़ के एलोपैथी चूज करते हैं, पहले प्रेफरेंस उसको देते हैं। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि इसके पीछे ये भी कारण है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो थोड़ी सस्ती होती है? तो नहीं, सस्ती तो नहीं होती। माइंड में कहीं ना कहीं लोगों के मन में आया था कि सस्ती होती थी, अब नहीं होती। अभी जीएसटी इतना लगता है, अभी टैक्स इतना देना पड़ता है, अभी सस्ती नहीं पड़ती, अब महंगी हो गई, ये महंगी हो गई है। बट ये है कि अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसको मैं तो फ्री में भी दे देती हूँ, सच बताओ तो जैसे अब मैं रील्स बनाती हूँ मेडिसिन के ऊपर, कितना सारा पेशेंट ऐसा है जिनको मैं जानती भी नहीं, जिन्होंने वो दवाई खरीदी, खाई, ठीक हुए, उसके बाद मुझे मैसेजेस आते हैं कि थैंक यू सो मच मैम, आपकी दवाई से मुझे इतना आराम हुआ। हम उसको जानते भी नहीं। अब मैंने देखा आपका इंस्टाग्राम, नॉर्मली डॉक्टर क्या करते हैं, वो बता देते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है आप हमारे पास आओ, ऐसे ठीक हो जाओ। हाँ, ऐसे बोलते हैं। मैंने देखा कि आप एग्जैक्ट मेडिसिन बता देते हो, लिंक भी दे देते हो कि आप एग्जैक्ट ये वाली लेके आप डायरेक्ट आप इसको बाय करके आप ठीक हो सकते हो। ऐसे बहुत रेयर डॉक्टर्स हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन इस बहुत लोग ठीक होते हैं ऐसे कुछ, क्योंकि लोग खरीदते क्यों है दवाई कि इस दवाई का नुकसान तो होना नहीं, चलो कि ले लेते हैं, शायद फायदा हो जाए। कई बार कुछ ये समझ के, मतलब मेरा सबसे ज्यादा फॉलोअर पाकिस्तान में है। ना हम पाकिस्तान जा सकते हैं, ना हम पाकिस्तान से कोई ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। मुझे इतना प्यार आता ना पाकिस्तान से, लव फ्रॉम पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि मैं दवाई का नाम बता रही हूँ, वो अपने होम्योपैथिक स्टोर से खरीद रहे हैं और लेडीज स्पेशली ठीक हो रही हैं, और वो ऑब्वियसली मुझे पाकिस्तान से ढेर सारा प्यार मिलता है। सो आप जब मैम या फिर आपकी फैमिली में जब कोई बीमार होता है, तो आप पहले एलोपैथी को यूज करते हो या फिर होम्योपैथी को यूज करते हो? ये सच बताना। मैं बताती हूँ, मेरा अपना बेटा उसकी MBBS हो चुकी है, वो एलोपैथिक डॉक्टर, अभी वो सर्जरी के लिए तैयारी कर रहा है। तो वो खुद जब बीमार होता है तो वो होम्योपैथी खाता है। तो वो मेरे को कह रहा था कि अगर मैं कहीं और चला गया तो आपसे ना मैं लिस्ट ले लूंगा सारी दवाइयों की। और एक दिन उसकी ना कहीं गायनी में उसकी इन लोगों की अलग अलग वार्ड्स पे ड्यूटी लगती है, तो एक दिन ड्यूटी लगी हुई थी, तो कोई फीमेल पेशेंट थी, वो सारी एक पेरीमीनोपॉजल फेज होता है कि जब लेडी का हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना 40+, उसमें अभी मीनोपॉज आया नहीं, लेकिन उनको ना मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, गुस्सा आता है, हॉट फ्लैशेस आते हैं, इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। तो कहता वो सारे पेशेंट्स ना वही आ रहे थे, तो मेरा मन कर रहा था कि इनको बोलूं कि तू यहाँ क्या कर रही है, मेरी मम्मी के पास चली जा। बिल्कुल। सो इट डिपेंड करता है, अगर मेरे को बुखार चढ़ा है तो ऑब्वियसली मैं डोलो खाऊंगी। हाँ, बट बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स ऐसे हैं जो चैलेंज के साथ बोलते हैं कि आपको हम हाई फीवर में भी 15 मिनट में ठीक कर सकते हैं। अपना अपना एक्सपीरियंस है। जैसे मेरे पास कुछ और बीमारियों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मेरे पास जब कोई बुखार का पेशेंट आता है तो मैं उसको एलोपैथी के पास भेज देती हूँ। मेरे पास कोई BP का पेशेंट आता है, शुगर का पेशेंट आता है, तो मैं उसको दवाई नहीं देती, मैं उसको कहती हूँ आप एलोपैथी में जाओ, आपको ये
अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। बहुत सारे लोगों को एक वहम होता है, मैं यहाँ पे सबको बताना चाहूँगी, जैसे जब किसी को बीपी डायग्नोज होता है, शुगर डायग्नोज होती है, डायबिटीज़ जिसे बोलते हैं, तो वो बोलते हैं नहीं मैंने गोली नहीं खानी, ये मेरे को लग जाएगी। एग्जैक्टली बोलते हैं ना। सो उनको ये नहीं पता कि अगर तुमने बीपी और डायबिटीज़ को सही तरीके से कंट्रोल ना किया तो वो जो आपकी किडनीज, आपके लिवर, आपके हार्ट को डैमेज करेगा, वो उस गोली से ज़्यादा खतरनाक होगा। सो मैं यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहती हूँ कि अगर आपको बीपी बहुत ज़्यादा है, आपको शुगर ज़्यादा है, इसको देसी दवाइयाँ खाकर अपने इंटरनल पार्ट्स को डैमेज मत कीजिए। आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए। अगर आप अपना डाइट का ध्यान रखते हो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हो, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है जो बीपी, शुगर, यूरिया, यूरिक एसिड, किडनी डिजीज़, कितनी सारे लोगों को आजकल किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता है, बेचारों को डायलिसिस कराना पड़ता है। अगर उन्होंने सही टाइम पे एक एक्शन लिया होता तो उनको डायलिसिस पे नौबत नहीं आती। अगर तुम्हें लाइफस्टाइल डिजीज़ कोई डिटेक्ट हुई है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो और जो डॉक्टर दवाई दे रहा उसको ठीक टाइम पे खाओ, आपको कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं होंगे। तो क्या आयुर्वेदा के साथ हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं? आयुर्वेदा भी यही कहते हैं कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। होम्योपैथी और आयुर्वेदा में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? बहुत डिफरेंस है। आयुर्वेदिक का जो प्रिंसिपल होता है, बल्क में मेडिसिन अंदर जाएगी, ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में, तो आपको इफेक्ट आएगा। तो जैसे छोटे बच्चे नहीं ले पाते, जैसे पहले अगर आप कभी किसी वैद्य के पास गए हो, इतनी मोटी मोटी पुड़ियाँ बना के देते थे, पाउडर, इससे कड़वा और ब्राउन कलर का, छोटा बच्चा नहीं खा सकता। या जिन लोगों को गर्मी ज़्यादा लगती है, कभी भी आयुर्वेदिक दवाई आप ओवरडोज खा लोगे ना, आपको रैशेज हो जाएंगे। तो उसके साथ होता है कि वो फिर बताते हैं कि इसको छाछ के साथ लो, इसको लस्सी के साथ लो, पानी ज़्यादा पियो ताकि आपको गर्मी ना लगे। सो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से लोग फिर होम्योपैथी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि ये खानी आसान है, और छोटे बच्चे तो बड़े इतने खुश होकर खाते हैं। एक जलंधर में बच्चों के डॉक्टर हैं बहुत फेमस, डॉक्टर सलविंदर, राइट। सो एक मेरे पास बच्चा आता है तो वो या तो डॉक्टर सलविंदर के पास जाता है या मेरे पास आता है। तो वो बीमार हुआ तो उसकी मम्मी ने बोला दवाई खा ले, नहीं तो डॉक्टर के पास जाना है। वो कहता मैं जाना है हरविंदर कौल, मैं नहीं जाना सलविंदर कौल। तो डॉक्टर सलविंदर इंजेक्शन लगाते होंगे। तो मेरे को बड़ा बच्चे पे प्यार आया कि देखो उसने बोला कि मैंने हरविंदर के पास जाना है। बच्चे प्रेफर करते हैं कि हम ये दवाई खाएं। अब जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ स्किन में है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं या वीमेंस ऐसी हैं जिसमें क्या हो रहा है कि वो हेयर कलर लगवाते हैं, हेयर कलर में कैरेटीन करवा लिया, कलर करवा लिया, लेकिन कुछ देर के बाद वो कंटिन्यूसली ये प्रोसेस रखते हैं तो उससे क्या होता है, उनके स्कैल्प बहुत वीक हो जाता है। जब भी वो कोई कलर अब दोबारा लगाते हैं तो उनकी स्किन रिएक्शन कर जाती है। बिल्कुल, हाँ। तो एलोपैथिक में इसका कोई अभी तक सोल्यूशन नहीं है, तो होम्योपैथिक में इसका कोई बिल्कुल होता है। हमारे इसमें हेयर केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, सीरम्स आते हैं, कंपनी के, प्रॉपर अच्छी कंपनी के होते हैं, होम्योपैथिक कंपनीज ने ही लॉन्च करे हैं। मैंने खुद भी कलर करा रखा है, और जब ज़्यादा करा लो तो बालों में इचिंग होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि केमिकल लगा रखा है बालों में। सो वो सीरम्स की हेल्प से ये चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। नहीं तो हेयर फॉल, बहुत इतना हेयर फॉल का पेशेंट है आजकल, बहुत ज़्यादा, और ये मेल में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है, बट आजकल बराबर ही है। यंग जनरेशन को हेयर फॉल हो रहा है, यंग जनरेशन को बॉल्डनेस हो रही है। तो हेयर एक्सटेंशंस वालों की मौजें हैं, 80-80 हज़ार की एक्सटेंशंस लगा रहे हैं, जो हेयर पैचेस लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हेयर फॉल रुक ही नहीं रहा किसी से। इतने महंगे महंगे प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे PRP करते हैं, ज़ीरो रिजल्ट है उसका, ज़ीरो रिजल्ट। लोग 4-4 हज़ार एक सीटिंग का देते हैं, 4,000, 5,000। जैसे एक पेशेंट मेरी ने बताया कि मैंने 27,000 का फेशियल कराया, और मैं घर गई तो मम्मी ने कहते कि तू 27,000 लेके गई थी, क्या कराया तूने? कहती देखो ना मैं फेशियल करा के आई हूँ। बोलती रौनक तो तेरे चेहरे पे 27 रुपये वाली भी नहीं आई, और तूने 27,000 खर्च दिया। सो ये जो प्रोसीजर्स है ना, ये अट्रैक्टिव लगते हैं, बट कहीं ना कहीं ये आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते। सो हेयर का, जैसे आपने बोला, हमारे बहुत अच्छे हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, सेफ होते हैं, नॉन स्टीरॉयडल होते हैं, नॉन केमिकल होते हैं। तो वो अगर अच्छे से आप यूज़ करते हो, उसका 6 to 8 वीक्स के अंदर हमें रिजल्ट्स मिलते हैं।
तो फिर पेशेंट जो है, जैसे मेरे स्किन अब डेली का पेशेंट जैसे मैंने बताया सबसे ज़्यादा है, सो स्किन और हेयर प्रोडक्ट्स मेरे सबसे ज़्यादा दिल्ली में जाते हैं, क्योंकि दिल्ली का लाइफस्टाइल थोड़ा सा ऐसा है कि लोगों को लाइफस्टाइल डिजीजेस ज़्यादा हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे मेरी जो क्लाइंटेज है सबसे ज़्यादा मेरी दिल्ली में है। तो मैम आप एक ये इस फील्ड के साथ आप एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर भी हैं जी। तो वो फील्ड चूज करने का कहाँ से माइंड में आया, या फिर दो चीज़ें पैरेलल कैसे आप टैकल कर रहे हो? ऐसा है, जो योगा होता है, योगा बेसिकली एक ऐसा तरीका है, योगा को हम एक्सरसाइज का नाम नहीं दे सकते। आजकल योगा को लोग एक्सरसाइज समझते हैं, योगा करना मतलब एक्सरसाइज करना। इट्स नॉट। मैंने इसका जो कोर्स किया था वो हैदराबाद से किया था, प्रॉपर जो इसका टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 ईयर का आई डिड फ्रॉम हैदराबाद। तो उसमें मैंने मतलब ये सीखा कि ये एक्सरसाइज नहीं है, ये एक आर्ट ऑफ लिविंग है। जैसे इसमें हम डिफरेंट पोस्चर करते हैं। जो आजकल लोग योगा करते हैं ना, वो फर्स्ट स्टेप पे ही अड़े रहते हैं। जैसे हमने डॉक्टर बनना है तो हम नर्सरी से शुरू करेंगे, 10 क्लास पास करेंगे, 12th करेंगे, फिर MBBS में जाएंगे, राइट। वो जो योगा का जो एक्सरसाइजेस वाला पार्ट है ना, वो इसका 3rd पार्ट है। सो इसके 7 स्टेप्स होते हैं योगा के, स्टेजेस कह सकते हैं। सो 3rd जो स्टेज है, यम नियम आसन। आसन मतलब एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज पे ही सारी उम्र लोग रह जाते हैं, वो उसी को योगा समझते हैं। लेकिन उसके आगे 4था, 5वां, 6ठा, 7वां स्टेप, उस पर कोई नहीं पहुंचता। पर उसके लिए आपको टीचर भी होना चाहिए ना, जो आपको गाइड करे। जैसे मैं जो क्लासेस लेती हूँ वो गोल्ड जिम में क्लासेस लेती हूँ, जलंधर में गोल्ड जिम के अंदर लेती हूँ। तो वहाँ पे मोस्टली जिम वाले लोग योगा में आते ही नहीं हैं। एक बार आते हैं, उसके बाद बोलते हैं ये बहुत इट इज़ सो डिफिकल्ट। मतलब लोगों को लगता है कि योगा बुड्ढों वाला है, ये क्या है, बोरिंग सी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो करते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। उनकी जैसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ठीक होते हैं, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज। सो जब मैंने ये चीज़ देखा कि कई बार कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो किसी भी पैथी में ठीक नहीं होती, वो आपके ये योगा के जो सारे जो स्टेप्स है वो करने से ठीक होती हैं। तो मैं एक जगह प्रैक्टिस करती थी, सुबह योगा क्लास करती थी, जम्मू की बात है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग क्लास करती थी और दोपहर को क्लिनिक पे बैठती थी। तो अर्ली मॉर्निंग की क्लास में मैं सारे क्लाइंट्स को यही बोलती थी, अगर रोज़ योगा में जो मेरे पास क्लिनिक पे आती थी ना, उनको ये बोलती थी कि अगर सुबह योगा क्लास में आ जाओगे ना तो तुम्हें क्लिनिक नहीं आना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ऐसा होता है कि अगर आप सही तरीके से योगा करते हो, सो मैंने ये देखा कि जहाँ पे मेडिसिन फेल हो जाती है वहाँ पे योगा आपको हेल्प करता है। योगा आपको जल्दी बुढ़ा नहीं होने देता, आपको हमेशा बेसिक मतलब कि एक्सरसाइजेस योगा में कौन कौन सी जो एक डेली लाइफ में हर एक पर्सन को तो करनी ही चाहिए? जैसे मैंने बोला आपको 3rd आसन के बाद आता है प्राणायाम, हमारी सांसों की एक्सरसाइज। जो आजकल का लाइफस्टाइल है, इसमें हम बड़ी छोटी छोटी सांसें लेते हैं, हम लंबी सांसें नहीं लेते, हम रिलैक्स नहीं करते, राइट। जो हम आजकल खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, या जितना भी, जैसे आजकल लेडीज़ ड्रिंक बहुत करती हैं, काफ़ी सारी लेडीज़ ड्रिंक करना स्टार्ट मॉडर्नाइजेशन में। तो ये सारी चीज़ें हमारी सांस, जो हमारी ब्रीदिंग रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, उसको फास्ट कर देता है। जब वो चीज़ फास्ट हो जाएगी तो हमारा लाइफ स्पैन छोटा हो जाएगा। अगर आपको अपनी, पहले ज़माने में लोग 100 साल से भी ऊपर जाते थे, आजकल आपने देखा है 35, 40, 50 के बाद हार्ट अटैक होता है और सडनली डेथ हो जाती है, क्योंकि उनका रेस्पिरेशन, उनके लंग्स, उनके हार्ट, ये सारे रिलैक्स नहीं है, हर वक्त स्ट्रेस में है। तो जब आप प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हो तो ये चीज़ें आप रिलैक्स करते हो। जो हम क्लब्स में जाते हैं, पार्टीज़ करते हैं लेट नाइट, उसमें कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन बाहर की है, अंदर की नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो जब आप पूरे 8 पार्ट्स नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 3rd और 4th पार्ट, आसन, प्राणायाम, ये तो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें मेडिटेशन सीखना है। मेडिटेशन 7वां अंग है, आपको कैसे आ जाएगा जब तक आपको, जैसे अब मैं बोलूँ, चौंकड़ी मार के बिना हिले 15 मिनट बैठ के दिखाओ,
आजकल के बच्चों को भी अगर आप बोलो ना 5 मिनट बिना हिले बैठ के दिखाओ, वो भी नहीं बैठेंगे। पहले बच्चे सिर्फ टीवी देखते थे, आजकल टीवी भी देखते हैं, साथ में मोबाइल भी देखते हैं, और फिर भी बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं है ना, बिल्कुल। और फिर भी बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं, मतलब उनका जो माइंड है वो रिलैक्स्ड नहीं है। सो माइंड रिलैक्स ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस से होता है। तो योगा में मैम जैसे अभी आपने बताया कि 7 या 8 स्टेप्स होते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए एक बारी, क्या क्या है उनमें, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या क्या होता है उनमें? उसमें सबसे पहले आता है यम और दूसरा नियम। ये दोनों होते हैं कि हमारा सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है। आप कहीं से गुजर रहे हो, आपको देख के लोग हेलो करना चाहेंगे कि आपको देख के लोग भाग जाएंगे। सो आपका सोसाइटी में बिहेवियर कैसा है। और नियम आता है पर्सनल हाइजीन पे। जैसे मैं एक दिन में 10-10 बैचेस कराती थी कोरोना के टाइम पे, तब ऑफलाइन प्रैक्टिस सब बंद हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था। तो आई यूज़ टू टेक लॉट्स ऑफ योगा क्लासेस ड्यूरिंग कोरोना टाइम। तो मेरे पास, क्योंकि एक टीचर एक दिन में 10-10 क्लास नहीं करा सकता ना, एट मैक्स 3 करा सकता है, तो मैंने एक टीचर हायर करा क्लास कराने के लिए। तो लेडीज़ ने रिजेक्ट कर दिया उसको। बड़ा अच्छा योगा कराया बेचारे ने, डेमो दिया। तो मैंने लेडीज़ को पूछा, बोलते हमें नहीं चाहिए टीचर। मैंने कहा क्यों? कहते उसके पैर देखे थे, इतने गंदे काले पैर, एकदम काले और पूरे एड़ियाँ फटी हुई। तो ये जो नियम है, नियम आता है आपके पर्सनल हाइजीन पे। उस that teacher was rejected just because of his personal hygiene. So अगर आपका पर्सनल हाइजीन अच्छा नहीं है, जैसे आजकल की यूथ है, सॉरी टू से, बॉडी स्प्रे करके चली जाती है, कई बार नहाते भी नहीं है सर्दियों में, है ना। सो उसके बाद आता है आसन। आसन मीन्स फिजिकल पोस्चर्स, जिसमें एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। आपकी बॉडी जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी उतनी ज़्यादा वो लंबी चलेगी। लंबा वो रेस का घोड़ा, वो जो फ्लेक्सिबल होगा। आप अपने मसल्स को जितने टाइट रखोगे, मसल्स के नीचे क्या होता है, हमारे जॉइंट्स, हमारी हड्डियाँ। अगर आपके मसल्स टाइट हैं, आपकी हड्डियों को भी प्रॉब्लम आने वाला है। जैसे कई लोगों की हड्डियों से किट 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 की आवाज़ें आती रहती हैं, राइट। लेडीज़ को बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेडीज़ को 30 के बाद ही हड्डियाँ वीक होनी शुरू हो जाती है। सो उनके लिए बेस्ट विमेन योगा प्रैक्टिस, उनके लिए बेस्ट वर्कआउट ही योगा है। उनको हार्ड वर्कआउट नहीं करना चाहिए। कितनी भी वुमेन एम्पावरमेंट कर लो तुम, भगवान ने तुम्हें डिफरेंट बनाया है। तुम्हारी बॉडी, एक फीमेल की बॉडी मेल की बॉडी के कंपैरिजन में वीक है। ये चीज़ एक्सेप्ट लेडीज़ आजकल नहीं करती। मसल बनाने के चक्कर में जिम में पूरा जोर लगा रही होती हैं। उनका बॉडी का इंटरनल जो हार्मोन का सिस्टम है वो मेल में नहीं है, क्योंकि जितने ट्रेनर्स होते हैं मोस्टली मेल ट्रेनर होते हैं, राइट। बहुत रेयर ही कोई हाई फाई जिम होता होगा जिसमें फीमेल ट्रेनर हो, मोस्टली मेल ट्रेनर्स होते हैं। मेल ट्रेनर तुम्हें अपनी मेल बॉडी के जैसे ट्रेन करेगा, और तुम्हारे सिस्टम का क्या, राइट। सो यम नियम आसन। आसन मतलब सेट ऑफ एक्सरसाइजेज। आपकी बॉडी को इतना फिट बना देना है, फ्लेक्सिबल कर देना है, कभी बैक एक ना हो, आपको सर्वाइकल ना हो, आपकी लेग्स में पेन ना हो, राइट। उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राण मतलब श्वास, याम मतलब एक्सरसाइज, आपकी श्वासों की एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जो आपके माइंड को भी रिलैक्स करेगी, आपका स्ट्रेस दूर करेगी। बहुत सारे लोग हैं जो नींद की गोली खाकर सोते हैं, सो वो साउंड स्लीप कभी नहीं होती। आजकल के जो एक्टर्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन्स उन्होंने लेने स्टार्ट कर दिए। आप नोटिस करोगे शाहरुख खान और सलमान खान अभी भी बुढ़े नहीं दिखते। दे हैव स्टार्टेड टेकिंग ग्रोथ हार्मोन्स, बट वो अभी कॉमन जो पब्लिक है ना उसके रेंज में नहीं आया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन से आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स आएंगे, बुढ़े जल्दी नहीं होगे, आप जल्दी बुढ़े नहीं लगोगे। लेकिन उनको इसकी इंटेंस इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ती हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अगर थोड़ा सा भी गलत चला गया तो वो ट्यूमर के सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकता है। कैंसर सेल्स को अगर उसने ग्रो कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अभी ये चीज़ें अभी हैं अंडर वो प्रोसेस, लेकिन आज से 20 साल बाद ये बड़ी कॉमन हो जाएंगी। जैसे बुटॉक्स, फिलर पहले सेलिब्रिटीज़ कराती थी, आजकल हर लेडी करवा रही है, राइट। सेम वे में अब हम लोग ग्रोथ हार्मोन को कैसे बढ़ा सकते हैं, जब हम
गहरी नींद सोएंगे बिना किसी दवाई खाए। अगर आपने लेट नाइट डिनर किया है, आपने ड्रिंक किया है और आप नींद की गोली और दवाइयाँ खा के सो रहे हो, तो आप भूल जाओ कि रात को निकलते हैं कि आपको रात को आपकी बॉडी ग्रो करेगी। इसीलिए लोग जल्दी जल्दी, मैंने यंग लड़कों को देखती हूँ जिनके मुंह पे रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। सो वो 40+ के बाद क्या करेंगे, राइट? सो ग्रोथ हार्मोन्स कब आते हैं? जब आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हो, खूब अपने शरीर को रगड़ा देते हो, मन को शांत रखते हो, अच्छी गहरी नींद सोते हो और मिनिमम खाना खाते हो। मिनिमम खाना, बहुत कम खाना, मतलब एक 10-12 घंटे की फास्टिंग तो चाहिए ही चाहिए। 16 घंटे हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 12 घंटे तो चाहिए ही चाहिए। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, कभी चिप्स खा लिए, कभी कोक पी ली, फिर स्नैक्स खाए, फिर रोटी खाई, फिर सूप पिया, फिर डेजर्ट खाया, तो ग्रोथ हार्मोन तो बेचारा कहीं का कहीं चला जाएगा। सो अगर हम चाहते हैं कि हम सेलिब्रिटीज़ के जैसे यंग रहें, राइट, तो हमें नेचुरल तरीके से हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। सो ये आसन हो गया, आसन के बाद प्राणायाम हो गया, उसके बाद आता है प्रत्याहार और धारणा। ये होता है हमारे थॉट्स के बारे में। आप अपने आप को एक अच्छा थॉट भी दे सकते हो, एक अच्छी चीज़ के बारे में सोच सकते हो। आप अपने आप को बुरा थॉट भी दे सकते हो, जैसे कुछ लोग बुरे विचार रखते हैं, कुछ लोग अच्छे विचार रखते हैं। उसके लिए आप अपने इट कैन बी रिलीजियस और इट कैन बी कोई ऐसा इंसान जिसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करा हो, आप ऐसे थॉट्स दे सकते हो। वो माइंड है, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड एंड इट्स पॉजिटिव एनर्जी। प्रत्याहार, धारणा, उसके बाद ध्यान और समाधि, जिसे हम मेडिटेशन बोलते हैं। समाधि लास्ट होता है, वो बहुत रेयर लोगों को मिलता है, ठीक है। मेरे जो योगा टीचर होते थे वो बोलते थे कि अगर आप सारे स्टूडेंट्स में कोई एक बच्चा भी समाधि तक पहुंच गया ना, तो मेरे को तो खुद ही मेरा ठीक हो जाएगा, अगर एक बच्चा भी चला गया। बिल्कुल। सो ये इसके पार्ट्स हैं जो एक एक करके हमने, पर अभी क्या हो गया, अभी मैंने एक जगह पे लिखा था भंगड़ा योगा। हाँ, सो भंगड़ा योगा कैसे हो सकता है? सो योगा इज connection of your body and mind with something which is powerful. It can be God, it can be your Guruji, it can be your parents, it can be any leader और जिसको आप रोल मॉडल मानते हो, वो होता है। भंगड़ा में तो तुम्हारी सांस ही उखड़ जाती है, तो वो क्या योगा सिखाएंगे बताओ? तो योगा की मीनिंग जो है ना, वो मेरे को ना, मैं जब हैदराबाद से कोर्स करके जलंधर आई तो मेरे को था मैंने और आगे सीखना है। मैंने जलंधर में 3-4 टीचर से डेमो लिया, तो मेरे को लगा इनको ना, ये खुद ही नर्सरी के बच्चे हैं, मैंने उनको कुछ बोला नहीं। मैंने कहा कि इनसे भी क्या सीखूंगी, ये बच्चों को खुद ही नहीं आता बेचारों को। तो मतलब साउथ में आपको बेस्ट टीचर्स मिलते हैं, जो साउथ में मिलेगा ना आपको, वो कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आसन उसन सिखा देंगे टेढ़े मेढ़े करके, लेकिन उसके बाद आगे नहीं, ऊपर नहीं लेके जाएंगे आपको, आसन पे ही अटके रहेंगे, क्योंकि उनके खुद इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर क्या कारण या है? वो ये भी देखते हैं कि लोग मेडिटेशन में टिक के कोई बैठ सकता है आधा घंटा। मैं आपको बोलूं, मेडिटेशन सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। मेडिटेशन कई तरह की होती है, उसमें से एक तरीका ये होता है कि आपने बस या तो बैठ जाना है या लेट जाना है, लेकिन कुछ भी सोचना नहीं है, वो पॉसिबल कुछ ही नहीं है। नहीं सोचना। और अगर सोचना है, जैसे मंत्र ध्यान कि जैसे मैं सरदार हूँ तो मैंने सिर्फ वाहिगुरु ही बोलना है, और जब बोलना है ना वाहिगुरु, तो ध्यान भी वाहिगुरु पे ही रहेगा। मुंह से बोलना है, कानों से सुनना है, मन की आंखों से महसूस करना है, तीनों एक साथ करने हैं। सबसे आसान काम है मेडिटेशन, सिर्फ बैठना, कुछ ना करना। भगवान बुद्ध ने मेडिटेशन से सारी दुनिया, भगवान सब जीत लिया, भगवान बुद्ध ने। कैसे? वो क्या करते थे? विपश्यना क्या होता है? सांस पे ध्यान देना। वो अपनी सांसों पे ध्यान देते थे। अगर आप यहाँ फिंगर रखो, आप कभी इसे बोलते हैं साइंस ऑफ नेजल ब्रेथ। जब आप ब्रीद इन करते हो, ब्रीद आउट करो, तो आपका दोनों नॉस्ट्रिल से सांस एक साथ बाहर नहीं आएगा, या राइट से ज़्यादा आएगा या लेफ्ट से ज़्यादा आएगा। अब इसमें क्या होता है, अगर आपका राइट से ज़्यादा आता है तो आपको गुस्सा बहुत आता है, आपको बैलेंस करके चलना है। अगर आपका लेफ़्ट से ज़्यादा आता है तो आप मोटे हो रहे हो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कफ, कोल्ड, आर्थराइटिस,
तो साइंस ऑफ नेज़ल ब्रेथ की हेल्प से हम अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो नेज़ल ब्रेथ की साइंस से भगवान बुद्ध ने भगवान ही बन गए वो। कैसे? सिर्फ इससे। पर ये हुआ कैसे? ध्यान से। और क्या होता है कि ये ध्यान क्लाइंट्स को करवाएंगे, क्लाइंट्स तो भागे जाएंगे, ये बकवास योगा मैं नहीं करूँगा, ये कौन बैठेगा इतनी देर। मतलब लोग इंटरेस्टिंग चीज़ें ढूंढते हैं, है ना, वो समथिंग विच इज़ एक्साइटिंग। थिएटर में बैठ सकते हैं 2 घंटे, अगर मैं बोलूँ 20 मिनट मुझे मेडिटेशन करके बता दो। जैसे एक करते हैं हम योग निद्रा, उसमें कुछ लोग सो ही जाते हैं, खराटे मारने शुरू कर देते हैं। तो क्या असर होगा उसको बताओ। योग निद्रा में सोना नहीं होता, बट वो जो टीचर जो बोल रहा है ना, आपने वो करना होता है। बट मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को जो मेडिटेशन करते हैं, मतलब वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप नगारे बजाओ, कोई लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, उन्होंने आंखें बंद करके बैठे रहना, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। अब ऐसे इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि वो डॉक्टर नहीं है, हाँ। लेकिन स्किन एक्सपर्ट बने हुए हैं। बहुत, मैं कहती हूँ कॉस्मेटिक्स बेचने वाला बना हुआ है। जैसे आपको पीठ दर्द हुई, आपको किसी ने सप्लीमेंट दिया, आपने खाया, ठीक हो गया, वो कहते हैं यार तू बिकवा दे, ऐसे कर, इतना % तेरा होगा, आपने भी सप्लीमेंट्स बेचने शुरू कर दिए। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत सारे हैं। और जबकि सप्लीमेंट्स की डोज हमें पेशेंट के हिसाब से देनी होती है, और लोग खरीद रहे हैं। बिल्कुल, लोग खरीद रहे हैं, मैं हैरान हो रही हूँ, लोग खरीद भी रहे हैं। तो मैं उस पे आ रहा था कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डॉक्टर नहीं है लेकिन स्किन एक्सपर्ट हैं। हाँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को जैसे फेस पे पिगमेंटेशन है, कुछ भी है, तो वो 70,000 to 80,000 चार्ज करते हैं। 3 सिटिंग्स लेते हैं। वो क्या करते हैं, आपकी जो स्किन है ऊपर वाली लेयर उतार देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन हो रहा है। वो बहुत सारे मैंने देखे, हमारे नॉन में भी बहुत सारे लोगों ने करवाया। उससे क्या हुआ कि एक बार तो हो गया, लेकिन जैसी दोबारा से स्किन आनी शुरू हुई नीचे वाली, फिर से वही हो गया। वैसे ही होता है। तो बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है, इट हैज़ गॉट 7 लेयर्स। ओके। वो जो भी प्रोसीजर करते हैं, पीलिंग करते हैं, रिमूव करते हैं, वो अपर लेयर को करते हैं। अपर लेयर, अब जो आपको स्किन इशू है वो अंदर से बाहर आया है, वो बाहर का नहीं है, वो अंदर से बाहर आया है। बाहर का मैंने रिमूव कर दिया। अब फॉर एग्जांपल आपके घर में कूड़ा है, आप रोज स्प्रे मार रहे हो, जब तक कूड़ा बाहर नहीं निकालोगे वो स्मेल नहीं जाएगी। सो मेरे पास इतने सारे, जो आजकल कोरियन ट्रीटमेंट इतना फेमस हो गया है, सोशल मीडिया ने ज़्यादा लोगों को पागल ही बनाया है। मतलब ये बुरा लगता है मेरे को। लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि किस चीज लोग को, कंफ्यूज होते हैं, लोगों को कंफ्यूज, और ओबेसिटी को लेके, वेट लॉस को लेके ऐसी वीडियो डालते हैं, आज ही फर्क पड़ जाएगा, रातों रात 5 किलो वजन कम कीजिए, ऐसे ना। और जो बना रहा है ना वो खुद इतना मोटा है। वीडियो आज एक लेडी बता रही है, रात में चेहरा पता नहीं किसके जैसे चांद के जैसे निखर जाएगा, उसने खुद इतना बड़ा फिल्टर लगा रखा है उस पे। मतलब कैसे लोग, और लोग कैसे खरीद सकते हैं, मुझे ये बताइए। मैं एक सैलून में बाल कलर कराने गई, तो जो सैलून वाली थी उसका अपना चेहरा पूरा पिगमेंटेशन से भरा हुआ था। उसके पास एक NRI क्लाइंट आई मेरे सामने, मैंने सारा देखा, उसके वो लड़की सुंदर थी, हल्के से ब्लेमिशेस थे। तो उसने उस सैलून वाली से पूछा कि मेरे को कुछ ट्रीटमेंट है। कहती हाँ, हमारा ना 32,000 का फलाना ट्रीटमेंट है, आप करा लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड वो शी वॉज रेडी टू गो फॉर दैट प्रोसीजर। एंड आई वॉज वंडरिंग कि कम से कम तू ये तो देख कि अगर वो ठीक हो रहा होता तो सैलून वाली का ना कर लेती। सच में। बिल्कुल। जब मेरा एक क्लासमेट है होम्योपैथिक डॉक्टर, वो बेचारा गंजा है, तो वो मेरे को बोलता है कि मेरे पास कभी कोई बालों की दवाई लेने नहीं आता, कभी नहीं आता। सो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, हम जिससे दवाई ले रहे हैं या कुछ ट्रीटमेंट करा रहे हैं, अरे कुछ तो भाई सोच के अपने पैसे, सबकी हार्ड अर्न मनी होती है हर इंसान की। हाँ, हम खुद नहीं कमा रहे तो हस्बैंड तो मेहनत करके कमा रहे हैं ना। तो सोच समझ के खर्चना चाहिए। और अपने शरीर को नुकसान दे रहे हो तुम लोग। हम पानी भी जब पीते हैं, हमारे शरीर को काम करना पड़ता है पानी को मुंह से लेके बाहर तक निकालने के लिए। जो असली होते हैं ना, जो फास्ट रखते हैं, वो पानी भी नहीं पीते कई बार 2-2 दिन। खाना तो नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना,
उसमें वो क्या करते हैं, वो चुप रहते हैं, फिर बोलते नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और ज़्यादातर चुप रहते हैं बॉडी की एनर्जी को कंजर्व करने के लिए। सो आप इतनी मोटे मोटे सप्लीमेंट्स खा रहे हो, पता नहीं कौन सी दवाइयाँ खा रहे हो, बॉडी बेचारी क्या करेगी, उसको कैसे हजम करेगी, उसको कैसे फॉरेन पार्टिकल को हमारी बॉडी रख नहीं सकती। कोई भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी को उसको डाइजेस्ट करना है, उसको अब्जॉर्ब करना है, उसका मेटाबॉलिज्म करके उसको फाइनली एक्सक्रीट करना है। हम रात को ढेर सारा खाना खा के सो गए खुद, और पूरी रात आपका बेचारा पेट, आपका लिवर, आपका गॉल ब्लैडर, आपका हार्ट तक, आप पता है जब हम खाना खाते हैं हमारा स्टमक लेफ्ट साइड होता है, तो खाना खाने से स्टमक फूल के ऊपर आता है, तो हार्ट को कम स्पेस मिलती है ऐसे काम करने के लिए, पंप करने के लिए। जब तक तुम्हारा स्टमक खाली नहीं होगा, हार्ट का प्रेशर या हार्ट का बर्डन कम नहीं होगा। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं खाना खाने के बाद मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, या घबराहट होती है, या छाती में घुटन सी होती है। यही कारण है। सो खाना उतना सा खाओ कि तुम्हारे हार्ट को ट्रबल ना हो। तो रात की लेट नाइट पार्टीज़ के बाद जब आप सो जाते हो तो सारी रात आपके इंटरनल ऑर्गन्स लगे रहते हैं, और सुबह आपको उठ के क्या होता है, आपको एसिडिटी होती है, फिर आप खाली पेट पेंटाप्रोजोल, ओमिप्राजोल और जेलोसिल फिर वो खाते हो, फिर डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर कभी नहीं समझाता आपको कि भाई रात का खाना मत खा, वो दवाइयाँ दे देता है और एंडोस्कोपी लिख के दे देता है बिल्कुल, अल्ट्रासाउंड लिख के दे देता है, तुम फिर उधर ही घूमते रहते गोल गोल ये सच है। आज मतलब 90% ऐसे ही होता है, 10% है जो मतलब आपकी और पेशेंट की बॉन्डिंग अगर हो, फेथ हो ना आपको। मतलब मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं, टचवुड, कि मैं बोलूँ ना कि अंग्रेज़ी दवाई ले ले, मैंने नहीं देनी दवाई, तो बोले कि आप ही डॉक्टर बताओ, तो दवाई लेके वापस फिर मेरे पास आएंगे मेरे को दिखाने कि ये दवाई खा लो। मैंने कहा वो इतना बड़ा स्पेशलिस्ट है, सही दवाई दी होगी। मतलब ये मैं बात ये कर रही हूँ कि इतना विश्वास आपके पेशेंट को आपके ऊपर होना चाहिए, आपको उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये एक बार कोई पेशेंट आपसे कनेक्ट होता है ना, होम्योपैथी में तो होता है, वो फिर सारी उम्र आपके साथ कनेक्ट रहता है, वो आपको छोड़ के नहीं जाता, कभी नहीं छोड़ेगा। उसके आगे बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चों की शादी, मेरे पास ऐसी फैमिलीज़ हैं बच्चों की शादी होगी, बहुएं आ गई, बहुओं को भी लेके आते हैं, मतलब शुरू से उनके साथ एक बॉन्डिंग है। तो एक नॉर्मल हेल्दी रहने के लिए हमें कैसा लाइफस्टाइल रखना चाहिए, या कुछ किस तरह से रहें कि हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। सबसे पहले आपने ज़्यादा से ज़्यादा घर का खाना खाने की कोशिश करनी है। चीट डे एक दिन हो सकता है, बाहर का खाना भी, लाइफ भी इंजॉय करनी है, हफ्ते में एक दिन आपका चीट डे हो सकता है। एक दिन नहीं तो कम से कम मंडे से फ्राइडे आपको अपनी बॉडी को डिसिप्लिन में रखना है। मिनिमम फूड खाना है, चीनी भी कम, नमक भी कम, तेल भी कम, घर का खाना खाना है, और 2 मील्स लेने चाहिए। आपने कभी नोटिस किया होगा जैसे ही सनसेट होता है सारे बर्ड्स चले जाते हैं, बिल्कुल सोने चले जाते हैं, वो खाना नहीं ढूंढने जाते। तो नेचर के साथ जितना रहोगे, हम लोग क्या करते हैं, हमारी लाइफ ही सनसेट के बाद स्टार्ट होती है, पार्टी लाइफ, शाम का स्नैक्स, फिर डिनर हाँ, तो फिर प्रॉब्लम्स तो है। नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना। नेचर जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ के कुछ थोड़ा भगवान का, जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे भगवान को कुछ भी कह लो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, वो सुप्रीम पावर है वो, है ना। लेकिन जब आप भगवान का नाम ले रहे हो तो आपके अंदर उसकी क्वालिटीज़ आती हैं, आप उसके जैसा बिहेव करना शुरू कर देते हो, थोड़ा सा चाहे एक इतना सा, राइट। आपके खुद के फ़ायदे के लिए आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान के फ़ायदे के लिए नहीं ले रहे, आपके अपने रिलैक्स करने के लिए, ठीक है। ऐसे हम जिम आप चाहे करो, चाहे योगा करो, कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी, कार्डियो एक्सरसाइज होना बहुत ज़रूरी है। शरीर को थकाना चाहिए और मन को सुलाना चाहिए। हम मन को भगाते रहते हैं इधर उधर घोड़े के जैसे, और शरीर को
बिठा देते एक ही जगह, बस बैठ। कितने सारे ऑफिस वर्कर्स आते हैं मेरे पास जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं या जो बाकी कंपनीज में काम करते हैं जिनका चेयर जॉब है, उनको बहुत हेल्थ इश्यूज़ है बेचारों को। सर्वाइकल उनको है, बैकिक उनको है, कॉन्स्टिपेशन उनको है, उनकी लेग्स कभी भी दर्द होनी ठीक नहीं होती। तो अगर आप 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे अपने खुद के लिए निकाल लो, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और अब कभी जाना भी पड़े तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, 2-3 डोज में ठीक हो जाओगे। तो मैम आप ये बताओ कि अगर किसी को कांटेक्ट करना आपको तो वो कैसे कर सकता है? कोई आपका इंस्टाग्राम या आपसे कोई डायरेक्ट आके मिलना चाहता तो कहाँ पे डायरेक्ट अगर मिलना चाहते हैं तो जालंधर कैंट में मेरा क्लिनिक है। जालंधर कैंट में मैं अकेली लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। कैंट में आप किसी से भी पूछ लो, मैं बहुत फेमस हूँ वहाँ पे। और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है harvinder6569 मेरी आईडी है। और आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हो, आपको घर बैठे मेडिसिन मिल जाएगी, उसका जो प्रोसीजर होता है वो आप फॉलो करेंगे। अदरवाइज़ आप मेरी रील्स खोल के देख लो, आपको मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारी दवाइयाँ बता रखी हैं, उस दवाई का कुछ नुकसान नहीं होगा। और अगर कुछ आप सिर्फ बात भी करना चाहो तो व्हाट्सएप पे आप मेरे लिए मैसेज छोड़ सकते हो, आपको सारे उनका जो भी क्वेरीज हैं उसकी सारा हम 1 by 1 रिप्लाई कर देते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए। आपने बहुत कुछ इंसाइट्स दिए हमें कि एक्चुअल में हमें कैसे रहना चाहिए और क्या डिफरेंस बताया आपने होम्योपैथी और एलोपैथी में क्या है। एंड बहुत बहुत थैंक यू आपका यहाँ पे आने के लिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और मैंने सच बोला। बिल्कुल। किसी चैनल्स पे बोला जाता है कि ये नहीं बोलना, काटो इसको, ये वर्ड नहीं बोलना, तो आपने मुझे ये बोला कि हाँ कुछ भी बोलो। सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट योर चैनल। आई रियली लाइक्ड इट एंड आई वुड लव टू कम अगेन इन द फ्यूचर। सो इसके बाद जो भी ज़्यादा कमेंट आएंगे व्यूअर्स के, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो भी पूछना चाहेंगे, हम स्पेशली आपको दोबारा बुलाएंगे, जरूर पर्टिकुलरली उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली थैंक यू। सो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी एंड आपको अगर ये अच्छी लगी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट के और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू।